आई बेट एआई एजेंट बनाना सीखा होगा और बीच रास्ते में ही सीखना छोड़ दिया होगा। फॉर थ्री रीजंस, इट इज़ वेरी टेक्निकल टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, यू कांट फोकस। और थर्ड थिंग, इट्स आस्किंग फॉर यू टू पे सम मनी लाइक मंथली 2000 रुपीज इन एपीआई की। इसलिए आपने एआई एजेंट बनाना छोड़ दिया होगा। बट आई एम हियर टू सॉल्व ऑल द थ्री प्रॉब्लम्स फॉर यू इन नेक्स्ट 15 minutes. You will build an AI agent with just 3 lines of code and it's going to be easy. आप किसी भी GitHub रिपोजिटरी को उठा के कंप्लीटली समराइज और एनालाइज कर लेंगे। चलो आप देखते हैं कि 3 स्टेप्स में आप कैसे एआई एजेंट बना सकते हैं। को बस 3 स्टेप रन करनी है और आपके पास ये एआई एजेंट अवेलेबल हो। सबसे पहले मैं इस एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। होपफुली यू आर एबल टू सी इट ऑन माई स्क्रीन। डीएक्टिवेट करते हैं। स्टेप 1, जिस भी फोल्डर में आप रन कर रहे हो उसका पाथ सेट करना है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किसी भी गिटहब की रिपोजिटरी को एनालाइज कैसे करते हैं, वो भी एक सिंपल एआई एजेंट से। ये एआई एजेंट आपको कोई भी रिपोजिटरी को समराइज करके बता देगा। जनरली क्या होता है, गिटहब रिपोजिटरी खोलते हो उसमें बहुत ज्यादा कोड्स होते हैं, उनको समझना मुश्किल हो जाता है। आज आप 3 लाइन ऑफ कोड से एक ऐसा एजेंट बनाओगे जो आपको कोई भी गिटहब रिपोजिटरी समराइज करके बता देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहली लाइन कॉपी करनी है जो कि आपकी डायरेक्टरी सेट करता है। वंस यू हैव डन इट, आपको उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है जो हम सेकेंड लाइन ऑफ कोड से करेंगे। और थर्ड लाइन ऑफ कोड सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है। ये सारी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रही है मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो लेट मी गो बैक टू द कोड। अब यहाँ पे आपने ये 3 स्टेप कर दिए हैं और सिर्फ यही लिखना है, स्ट्रीमलीट रन गिटहब app.py। वंस यू राइट इट, आपके सामने एक ऐसी ऐप खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने एक गिटहब रिपोजिटरी की लिंक डाल दी है और एक गिटहब रिपोजिटरी में आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये बंदे की यहाँ पे एआई एजेंट की बहुत सारी गिटहब रिपोजिटरी बनी हुई है। उसमें ओपन एआई, क्रू, लैंग्राफ, ऑटोजेन, एमसीपी, बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं। कोई भी मेरा जैसा नया बंदा है और सीखना चाहता है कि भाई एआई एजेंट कैसे बनाए और किसी की गिटहब रिपोजिटरी को कैसे समझे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारे कोड को देख के समझना। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। आज आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे क्विट नहीं करना है। आपको गिटहब रिपोजिटरी जिसको भी आप समझना चाहते हैं, आपको उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी है। और ग्रोक एपीआई मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि ग्रोक की एपीआई कैसे लेनी है। ये एपीआई बिल्कुल ही फ्री है। मैंने अपनी एपीआई की इस .env में सेव करके रखी है, आपको भी ऐसे ही करके रखना है। वंस यू हैव डन इट, आपको क्या करना है, अपनी एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और प्रोसेस रेपो पे क्लिक करना है। ये रिपोजिटरी को अभी क्लोन कर रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन एनालाइज करना इसके लिए मुश्किल है, इसलिए ये अपने लोकल में पहले सेव करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये रिपोजिटरी सक्सेसफुली लोड होगी। 2800 फाइल्स इस रिपोजिटरी में है। इसको इसने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया, इसके बारे में हम और आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। और इसने इसकी फाइल का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे से लोड कर लिया। जितनी भी पाइथन फाइल्स हैं इसने यहाँ पे ब्राउज़र आपको प्रोवाइड कर दी, जिसको आप एनालाइज करना है, आप काफ़ी अच्छे से सेलेक्ट करके एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एनालाइज द रेपो, एनालाइज द कोड बेस इन 3 बुलेट पॉइंट्स। और आस्क एआई पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से 3 बुलेट पॉइंट में बिग पिक्चर्स, की फीचर्स, डिज़ाइन चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ, ये सारी चीज़ें एक रिपोजिटरी को बहुत ही अच्छे से समराइज कर दी है। तो आपको पूरे कोड बेस से जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा यहाँ से समझ सकते हैं। अब ये एआई टूल आप कैसे बनाओगे, राइट? ये एआई टूल आप डिप्लॉय भी कर सकते हो खुद अपने लिए ऑनलाइन एंड अदर पीपल विल यूज इट। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको कोई भी गिटहब की एक लिंक चाहिए। अब आप उस लिंक को पेस्ट करोगे
तो आपका एलएलएम क्या करेगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, उस डेटा को लोड करेगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि एलएलएम में डेटा पास ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको टेक्स्ट चाहिए। वंस यू हैव दैट टेक्स्ट, अब वो क्या करेगा कि जब भी कोई सवाल पूछे तो उस टेक्स्ट में से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पुल करना चाहिए। तो सारा टेक्स्ट एक साथ पास कर दोगे एलएलएम को तो एलएलएम स्लो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए सबसे पहला एक फीचर आता है कि आपको डेटा लोड करना है आपके लोकल सिस्टम में, उसके बाद चंक करना है। चंक करने से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन क्या डिवाइड हो जाती है, और उसको एम्बेड करना है। एम्बेड करने से क्या होता है कि जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो टेक्स्ट डेटा को अच्छे से रीड कर पाते हैं। हम और भी आगे एग्जांपल में देखेंगे कि एम्बेडिंग कैसे होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेक्टर डीबी। ये क्या करता है कि डेटा को ऐसे स्टोर करता है कि इसको सर्च करना आसान हो जाता है। वो डेटा के मीनिंग को स्टोर करता है, ना कि सिर्फ डेटा को स्टोर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके डेटा में वेकेशन लिखा है और आपके डेटा में हॉलीडे लिखा है, दोनों अल्फ़ाबेटिकली तो कहीं और होने चाहिए, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये कहीं और होंगे, लेकिन ये डेटा में एक साथ उनको रखता है बिकॉज इट्स इजी टू सर्च बाय मीनिंग। ठीक है। अब रिट्रीवर क्या होता है, ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फेच करता है। इसको वेक्टर डीबी, रिट्रीवर, इन सब को मिला के हम एक रैग सिस्टम बनाएंगे, रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। इसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। हम LECL चेन के बारे में सीखेंगे, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्स्ट और LLM को एक साथ इन्वोक कर सकते हैं। और उसके बाद हम मेमोरी के बारे में भी हम सीखेंगे कि मेमोरी को कैसे स्टोर करा जाता है। और बहुत सी बार आउटपुट जो है आपको अच्छा नहीं मिलता है, तो आपको आउटपुट पार्सिंग के बारे में भी सीखने मिलेगा। ये रहने वाला है हमारे पूरी पाइथन नोटबुक का स्ट्रक्चर। हमने इंस्टॉलेशन गाइड तो देख ही लिए कि जहाँ पे 3 स्टेप में आप पूरी नोटबुक को रन कर पाएंगे। और आपको ये कोड चाहिए तो आप इसके ऊपर कमेंट करो गिटहब, और मैं आपको ये लिंक कोड की भेज दूंगा। सबसे पहला स्टेप है, आपको जो भी आपकी यूआरएल है इस कोड में पेस्ट करनी है। ये कोड क्या करता है कि गिटहब से कनेक्ट कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है लोकल सिस्टम में, और उसको लोकल फोल्डर रेपो नाम के फोल्डर में स्टोर कर रहा है। तो आप देख सकते हो इस लिंक को उठाया और रेपो नाम का फोल्डर क्रिएट करा और वहां पे इसको पूरा सेव कर दिया। वंस यू रन इट, तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा रेपो ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेट मी क्लियर ऑल आउटपुट्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वंस इट रन्स, इट्स टेलिंग मी रेपो ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने ये रेपो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे ये एक्चुअली एक सिंपल कोड है जो बताता है कि आपका कोड कहाँ रन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। आपकी रिपोजिटरी बन गई है, तो आप क्या करोगे, ये डेटा पाइथन में लोड करोगे। कैसे लोड करोगे, दिस इज द क्वेरी जो रेपो से फाइल लोड करता है। लेट्स लोड द फाइल। तो इसने मेरे को बता दिया टोटल 2880 फाइल्स लोड हुई हैं। ये रेपो से उठा के उन फाइल को लोड कर रहा है। नेक्स्ट, आपने फाइल को पाइथन में लोड कर लिया है। लोड करने के बाद आप उसको क्या करोगे, छोटे छोटे डेटा में डिवाइड करोगे, क्योंकि जो पूरी फाइल्स है उनको एक साथ सर्च करना मुश्किल हो जाता है। आप ये सोचो, अगर आपको पूरी बुक पढ़ना है कितना मुश्किल है, लेकिन आप उसके आगे का पेज का इंडेक्स देख लो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ ऐसे ही समझ लो कि इस डेटा को छोटे छोटे डेटा में चंक किया गया है। ये क्या करता है कि लार्जर फाइल्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करता है, prepares data so that it can be processed easily by LLM और create structured document based on RAG। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चंक साइज 1000 डिसाइड कर ले, ओवरलैप 200। बेसिकली समझो कि 2 पेज हैं, 2 पेज को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, लेकिन उन पेज का एक ओवरलैप रखा है सो दैट इट्स इजी टू सर्च। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, एक पेज का कॉन्टेक्स्ट दूसरे पेज में फ्लो करता है। तो अब ये क्या करेंगे, लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर एक ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई है, जहाँ से हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को लोड करेंगे और हम अपने जो पेज है इसको पास करेंगे, जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स। हमने पहले कोड में देखा होगा आपने कि हमने डॉक्यूमेंट्स को लोड किया चंक्स में। अब हम उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे पास करेंगे। वंस वी पास दैट, लेट दिस रन। और इसने टोटल 2000 पेजेस के 13000 चंक्स बनाए। हमने चंक्स क्यों बनाए, क्योंकि एलएलएम के लिए चंक्स को रीड करना आसान हो जाते हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप्स पे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, एम्बेड करना। एम्बेड क्यों करते हैं,
ये टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है और नंबर्स को मॉडल्स को रीड करना बहुत ही आसान हो जाता है सिंपल टर्म्स में। इसलिए हम लैंगचेन हगिंग फेस की जो एम्बेडिंग है मॉडल उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो लेट्स इंस्टॉल इट राइट अवे। और हम देख पा रहे हैं कि ये लोड हो रहा है और ये लोड हो चुका है, राइट। अब लेट्स रिपीट। अब तक हम क्या कर चुके हैं, हम गिटहब की रिपोजिटरी को पॉइंट किया है, उसको लोकल सिस्टम में सेव किया है, उसको फिर पाइथन में लोड किया है, फिर उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया है और फिर एम्बेडिंग कर दिए सो दैट उसको एलएलएम को समझना आसान हो जाए। एम्बेडिंग क्या करता है, टेक्स्ट को नंबर में बदलता है। अब हम आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है वेक्टर डीबी। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। कन्वर्ट, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट है, कन्वर्ट कोड इनटू सर्चेबल मेमोरी फॉर एआई, ठीक है। और यहाँ पे एक और टेक्स्ट है, हाउ एआई। यहाँ पे समझो कि एक टेक्स्ट है हमारे पास, हाउ यूजर ऑथेंटिकेशन इज हैंडल। तो वेक्टर डीबी में क्या होगा, ये नंबर्स में कन्वर्ट होके स्टोर होगा। आप समझ लो कि आपकी एक कंपनी का कोई डेटाबेस है, राइट, जिसमें कंपनी की एम्प्लॉय पॉलिसी दे के रखी है, कोई वैकेशन पॉलिसीज हैं, हॉलीडे पॉलिसीज हैं, सिक लीव पॉलिसीज हैं। लेकिन ये कोई डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेज पे होगी। लेकिन वेक्टर डीबी में अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो ये सब सारे एक साथ स्टोर होंगे, क्योंकि इनको ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है जब मीनिंग के साथ स्टोर किया जाता है। वेक्टर डीबी यही करता है, सिमिलर टाइप के वेक्टर को एक साथ रखता है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये चंक्स हमने क्रिएट किए थे, आगे हमने एम्बेडिंग भी आगे क्रिएट करी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको लोकल मेमोरी में परसिस्ट डायरेक्टरी में सेव कर देंगे। ये क्या करता है, आपकी लोकल मेमोरी में सेव करता है परसिस्ट डायरेक्टरी, सो दैट आपको बार बार डेटा लोड ना करना पड़े जब कोड रन हो रहा हो। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेक्टर डीबी क्रिएट होता है या नहीं होता है। ओके, तो हमारा वेक्टर डीबी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है जहां से आप मीनिंग सर्च इजीली कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि रिट्रीव कैसे करें इन्फॉर्मेशन और रिट्रीव कैसे करी जाए इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करोगे तो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेरी लिखनी है, रिट्रीवर वेक्टर डीबी डॉट एज रिट्रीवर सर्च क्वार्ग्स के इक्वल टू 3। ये क्या करेगा, टॉप 3 मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पुल करेगा। सो लेट्स रन दिस राइट नाउ। और ये क्वेरी आपकी रन हो गई है, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि आपका पूरा डेटा प्रिपेयर हो गया है, टॉप 3 इन्फॉर्मेशन पुल करने के लिए भी प्रिपेयर हो गया है। बट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ। कोई यूजर क्वेश्चन पूछना चाहिए एलएलएम को, जैसे चैट जीपीटी को पूछ लिया, आपकी एआई एप्लीकेशन को पूछ लिया। जब ये सवाल पूछेगा तब क्या होगा, ये सवाल डेटाबेस को से मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहिए और फिर एलएलएम को पास करना चाहिए। अब एलएलएम क्या करेगा, ये सारी चीज़ को समराइज करके आपको आंसर देगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने एलएलएम को सेट करने के लिए। यूज़ कर रहा हूँ लैंगचेन ग्रॉक और चैट ग्रॉक। ये क्या होता है कि ग्रॉक की एपीआई आपको फ्री में यूज़ करने देता है, आप ओपन सोर्स मॉडल फ्री में यूज़ कर सकते हो। मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ वो लामा 3.2 और अपनी एपीआई की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर दी है डॉट ई फाइल में। मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट ई फाइल में ग्रॉक अंडरस्कोर एपीआई की मैंने अपनी एपीआई की ऑलरेडी सेव कर दी है। तो नाउ लेट्स कम बैक टू द कोड और मैं इसको रन कर देता हूँ। ये एलएलएम मेरा लोड हो चुका है। रैक क्या करता है, रिलेवेंट चंक्स को पुल करता है डेटाबेस में से। जब आपका कोई भी प्रॉम्प्ट जाएगा वो आपके सवाल और ये जो कॉन्टेक्स्ट पुल किया है डेटाबेस से उसको खींचेगा और आंसर जनरेट करेगा और फाइनल आउटपुट देगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या कवर करने वाले हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्यों ज़रूरी हो जाता है कि यूज़र बहुत सी बार डम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूज़र बहुत सी बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एलएलएम को इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन पास हो, क्योंकि इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी तो बाहर भी इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। तो हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट करना है, रिट्रीवर को सेट करना है और फिर रैक चेन क्रिएट करनी। तो अब हम आ जाते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट करने पे। तो यहाँ पे क्या होगा,
हमने डिफाइन किया आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? हमारा डॉक्यूमेंट, और कॉन्टेक्स्ट मिलेगा और उसको क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों करली ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, मतलब ये इनपुट की तरह जाएंगे। अब रैक क्रिएट होता है, रैक चेन भी बोलते हैं इसको। कॉन्टेक्स्ट गया, क्वेश्चन गया, प्रॉम्प्ट गया और एलएलएम को हमने इन्वोक किया। जब हम इन्वोक करेंगे उसमें क्वेश्चन पूछेंगे समराइज दिस रिपोजिटरी, और इसको रन करते हैं तो लेट्स सी कि क्या होता है। देखो इसने रिपोजिटरी को उठा के अच्छे से समराइज कर दिया है यहाँ पे। तो प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड टेक्स्ट appears to be document with metadata and page content. The page content seems to be described characteristic of compressive summary. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसको कैसे अच्छे से समराइज करें। एक्चुअली पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट। हमने लैंग चेन कोर प्रॉम्प्ट लिखा, रैंक चेन कोर रनेबल लिखा। रनेबल पास थ्रू क्या करता है कि एआई जब आउटपुट देता है ना, बहुत ज़्यादा आउटपुट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, इसके लिए आपको रनेबल पास थ्रू यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और इसने मेरे को रिपोजिटरी समराइज कर दी। अब किसी को भी अब सिंपल क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी में क्वेश्चन पूछ दिया, रिस्पॉन्स इक्वल टू रैक चेन डॉट इन्वोक और क्वेरी कर दिया, जहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन पास कर दिया और हमने रन कर दिया, तो हमको एक अच्छा खासा आउटपुट मिल गया। तो अब हमको समझना है कि ये रैक चेन क्या करता है। रैक चेन क्या करता है, आपका कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन पास करेगा, इस प्रॉम्प्ट में रखेगा, ठीक है, और प्रॉम्प्ट में रखने के बाद एलएलएम को इन्वोक करेगा। इसलिए इसको रैक चेन बोलते हैं। एक ही चेन में इसने कॉन्टेक्स्ट, प्रॉम्प्ट और एलएलएम को एक साथ इन्वोक कर दिया। हमने रैक चेन को इन्वोक करना भी सीख लिया। अब हम आ जाते हैं नाइन्थ स्टेप पे, कि वो है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। रिट्रीवर बहुत सी बार जब इंफॉर्मेशन पुल करता है वो फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको हमको फॉर्मेट करना ज़रूरी है। अब हम उसको फॉर्मेट करेंगे रनेबल से और आउटपुट पार्सर से। हम फॉर्मेट डॉक्स यूज़ करके जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम फॉर्मेट कर देंगे। ये क्या करता है, कन्वर्ट रिट्रीवर चंक्स इनटू ए क्लीन टेक्स्ट बिफोर सेंडिंग इट टू एलएलएम। अब क्या होता है कि आप चैटबॉट टाइप की ऐप बनाई है हमने, तो हमको मेमोरी भी क्रिएट करना ज़रूरी है और पास्ट चैट हिस्ट्री भी स्टोर करना ज़रूरी है। इसलिए अब आप प्रॉम्प्ट में देखोगे पहले सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन था, अब हमने चैट हिस्ट्री भी ऐड कर दी है। लेट्स रन दिस पार्ट ऑल्सो। अब हम आ जाते हैं, ऐसी रैक चेन क्रिएट करते हैं जहाँ पे चैट हिस्ट्री भी होगी। पहले सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन था, हमने चैट हिस्ट्री भी ऐड कर दी है और str आउटपुट पार्सर भी ऐड किया है। इससे क्या होता है, str आउटपुट पार्सर से सिर्फ और सिर्फ इससे आपका क्लीनर आउटपुट जनरेट होता है। लेट्स रन दिस। हमारी रैक चेन विद चैट हिस्ट्री भी क्रिएट हो चुकी है। हमें क्या करना है, हमने इसकी मेमोरी क्रिएट करनी है। जब भी कोई सवाल पूछेगा वो सवाल चैट हिस्ट्री में अपेंड हो जाने चाहिए। वो क्या है, यूज़र का क्वेरी और एआई का रिस्पॉन्स दोनों को अपेंड कर रहा है चैट हिस्ट्री डॉट अपेंड से। और जब भी हिस्ट्री 10 से ज़्यादा बढ़ जाती है लेंथ, तो पुरानी हिस्ट्री को ये ओमिट कर देगा। तो लेट्स रन दिस एज वेल। हमने हमारे पुराने कोड में भी ये समझा था कि चैट हिस्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। अब हमारी फाइनल स्टेप है जो पूछेगा व्हाट डज द रिपोजिटरी डू एंड विच फाइल हैंडल्स द ऑथेंटिकेशन। अब हम दोनों को रन करते हैं और लेट्स सी दी आउटपुट ऑफ द एलएलएम। आउटपुट ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने कैसे एक एआई एजेंट बनाना है जो गिटहब रिपोजिटरी को समराइज कर पाए। अब तक आपने इस वीडियो में क्या क्या सीख लिया है मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। आपने डेटा लोडिंग सीखी, डेटा को चंक करना सीखा, एम्बेड करना, वेक्टर डीबी, रिट्रीवर, एलईसीएल चेन जो रैक चेन की तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी और आउटपुट पार्सिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट सीख के आप एक एआई एजेंट बना सकते हैं, जो कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका एआई एजेंट बन के ऑलरेडी रेडी। ऐसा ही कोड एनालाइजर बनाना है, या आप जब ये ऐप बनाएंगे आप एक्चुअली इसको आपकी लोकल सिस्टम को भी पॉइंट कर सकते हैं गिटहब रिपोजिटरी की जगह। हमने इंस्टॉलेशन गाइड तो देख ही लिए कि जहाँ पे 3 स्टेप में आप पूरी नोटबुक को रन कर पाएंगे। और आपको ये कोड चाहिए तो आप इसके ऊपर कमेंट करो गिटहब, और मैं आपको ये लिंक कोड की भेज दूंगा।